नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए हुए रवाना। पीएम मोदी ने कहा, प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का एक अवसर होगा शिखर सम्मेलन। झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफियाओं पर ईडी की कार्रवाई। दोनों राज्यों में एक साथ 42 जगहों पर छापेमारी जारी। चुनाव आयोग के पश्चिम बंगाल दौरे का आज अंतिम दिन। ईवीएम व्यवस्था की जांच को लेकर जिला अधिकारियों के साथ कार्यशाला। एसआईआर के खिलाफ केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई। बांग्लादेश में 5.7 तीव्रता के भूकंप के झटके। पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक महसूस किए गए झटके। जान माल के नुकसान होने की आशंका। और 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दूसरे दिन क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का उद्घाटन कार्यक्रम। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज राजदूतों के लिए आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। और आइए आपको इस वक्त सीधे लिए चल रहे हैं गुजरात के भुज, जहां सीमा सुरक्षा बल का 61वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो रहे हैं। कर रहे हैं मीनू राजपी, डिप्टी कमांडेंट, सुरक्षा निगरानी उपकरणों, नेटवर्क सुरक्षा, डेटा मॉनिटरिंग और सीमाई गतिविधियों को निगरानी को सुनिश्चित करती तथा एंटी ड्रोन गन से शत्रु ड्रोन को निशाना बनाती बल की महिला शक्ति। उसके पीछे ठीक आप देख सकते हैं श्वान दस्ता, श्वान दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं शेयरिंग डिकेट डॉक्टर असिस्टेंट कमांडेंट। जिप्सी पर सैल्यूट की मुद्रा में भारतीय नस्ल की श्वान बबीता, जिसकी ऑपरेशनल उपलब्धियों के लिए विगत 8 नवंबर 2025 को केनाइन ब्रेवरी अवार्ड से नवाजा गया। पंजाब की सीमा की पेट्रोलिंग में प्रहरी का सच्चा साथी अश्व। इस दस्ते की कमान संभाली है डॉक्टर पीसी लाल हरिपुया, डिप्टी कमांडेंट वेटनरी ने, जो अपने अश्व बहादुर पर सवार हैं। और अब संयुक्त रूप से आज की परेड में मंच की ओर अग्रसर बढ़ता कैमल कंटिजेंट व कैमल माउंटेड बैंड। इस दस्ते की कमान संभाली है श्री महेंद्रपाल सिंह राठौर, डिप्टी कमांडेंट ने, जो इस समय अपने ऊंट चेतक पर सवार हैं। जबकि कैमल माउंटेड बैंड के बैंड मास्टर हैं इंस्पेक्टर अमोल चट्टोपाध्याय। सीमा सुरक्षा बल का वही कैमल माउंटेड बैंड है जो सारी दुनिया में अनोखा और अनूठा होने के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। सीमा सुरक्षा बल के सजे धजे ये ऊंट सवार प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब कर्तव्य पथ पर निकलते हैं, तब सारा कर्तव्य पथ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। सीमा सुरक्षा बल अपनी भव्यता आप सभी के समक्ष प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते ये बहादुर सीमा प्रहरी और अब अग्रसर है सीमा सुरक्षा बल गुजरात फ्रंटियर की चुनौतीपूर्ण सीमा क्षेत्र को जीवंत करती यह झांक। अग्रभाग में पर्यटन का केंद्र नाडावे सीमा दर्शन को अपने आप में समेटे। मरुस्थल, सफेद रण और सरक्रीक जैसी कठिनतम भौगोलिक परिस्थितियों से मुकाबला करते भारत पाक की 826 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा को सदैव तत्पर बीएसएफ के जवान तेज रफ्तार एटीवी, फास्ट पेट्रोल बोट और आधुनिक सर्विलेंस रडार से लैस तथा मरीन व क्रीक सुरक्षा के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित और तटीय सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध बीएसएफ के मरीन डाइवर्स। और ये हैं
मैन एंड मशीन के अद्भुत तालमेल का यह अनूठा प्रदर्शन। पृष्ठभाग में भारतीय पुलिस बलों को मरीन पुलिसिंग में प्रशिक्षित करने में अग्रणी संस्थान नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग को सजोए अग्रसर गुजरात फ्रंटियर की यह झांकी। अगली झांकी मंच की ओर अग्रसर सीमा सुरक्षा बल वाटर विंग की। जलीय सीमाओं पर तैनात सबसे बड़े फ्लोटिंग बीओपी को दर्शाती कमान संभाली है श्री सुरेंद्र कुमार, डिप्टी कमांडेंट व इंस्पेक्टर हेतराम चौकन ने। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के फ्लोटिंग बीओपी को बंगाल के सुंदरवन तथा गुजरात के अति संवेदनशील सर क्रीक के क्षेत्र में तैनात किया गया है। उन्नत तकनीक से सुसज्जित सीमा सुरक्षा बल वाटर विंग फ्लोटिंग बीओपी महानंदा समुद्री सीमा में होने वाली घुसपैठ एवं आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बहुत ही कारगर तथा लगभग 1215 किलोमीटर की जलीय सीमाओं की निगरानी रखने में सतत कार्यरत है। और अब अग्रसर है एयर विंग की यह झांकी। एम्ब्रेयर 135 बीजे एयरक्राफ्ट तथा मी 17 V5 के साथ अग्रसर बीएसएफ एयर विंग की ये झांकी राष्ट्र की सेवा व समर्पण के 55 वर्ष नेतृत्व कर रहे हैं श्री प्रभात सिंह सिरोही, असिस्टेंट कमांडेंट पायलट। 8 एयर विंग बेस, 22 विमान और हेलीकॉप्टर परिचालन में अग्रणी बीएसएफ का एयर विंग, जिसकी स्थापना 1 मई 1969 को हुई थी। और अब आपके समक्ष सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और चुनौतियों से भरे जम्मू फ्रंटियर की सीमा सुरक्षा बल और ऑपरेशन सिंदूर चौकसी से पराक्रम तक के नाम से आगे बढ़ती है झांकी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिससे जम्मू फ्रंटियर ने 118 पाकिस्तानी पोस्टों को ध्वस्त किया। आतंकवादी लॉन्च पैड तबाह हुए और दुश्मन के निगरानी तंत्र, कैमरे, रडार तथा बंकरों को सीमा प्रहरियों ने देखते ही देखते मिट्टी में मिला दिया। तो गुजरात के भूज से अभी आप देख रहे थे सीधा प्रसारण। आपको बता दें कि बीएसएफ आज अपना 61वां स्थापना दिवस समारोह मना रहा है और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, जो कि झांकियां निकल रही हैं उनकी सलामी भी ले रहे हैं। आगे भी पल पल की अपडेट हम आपसे साझा करेंगे और यहाँ पर गृह मंत्री का संबोधन भी होगा, वो भी आपको सुनवाएंगे। फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने आज झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफिया के खिलाफ धन शोधन मामले में छापेमारी की है। ईडी का दोनों राज्यों में 42 ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीमें कोलकाता, हावड़ा, पुरुलिया और दुर्गापुर सहित 24 जगहों पर छापे मार रही है। वहीं झारखंड की बात की जाए तो यहां रांची जोनल कार्यालय की टीम ने 18 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सबसे बड़ी कार्रवाई धनबाद में कोयला कारोबार से जुड़े बड़े नामों पर हुई है। ईडी ने कोयला व्यवसायी एलबी सिंह और उनके भाई कुंभनाथ सिंह के कई ठिकानों पर रेड की है। टीमें सराय ढेला के देवबिला स्थित घर, बैंक मोड़ के शांति भवन, निरसा के टालडांगा में विनोद महतो के स्थान और भूली में सनी केशरी के ठिकानों पर पहुंची। यानी कि कुल मिलाकर करीब आधा दर्जन जगहों पर तलाशी की गई। दोनों भाई एक कोयला आउटसोर्सिंग कंपनी चलाते हैं और कार्रवाई हाल में सामने आए कोयला स्कैम की जांच से जुड़ी हुई है। इसके अलावा अनिल गोयल, संजय उद्योग और अमर मंडल के नाम वाली संस्थाओं के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। सूत्रों ने बताया है कि इस मामले में बड़े पैमाने पर कोयला चोरी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपए का भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। जानकारी ये भी आ रही है कि करीब 10 साल पहले बीसीसीएल के टेंडर घोटाले में सीबीआई ने भी एलबी सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी की ताजा रेड के बाद कोयला कारोबार से जुड़े अन्य लोगों में भी अब हलचल तेज हो गई है। जांच एजेंसी फिलहाल सभी स्थानों से दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई है। और इस खबर पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। रांची से हमारे सहयोगी संवाददाता दिवाकर कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, हम देख रहे हैं कि अल सुबह से आज ये छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। कितना बड़ा स्कैम नजर आ रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर कई सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर एक साथ ईडी ने छापे मारे हैं।
देखिए, निश्चित तौर पर ये जो आउटसोर्सिंग कंपनी है, ये इनकी चर्चाएं काफ़ी धनबाद में पहले से भी होती रही है। और ये जो कारनामा है कोयले का कारोबार जो यहाँ काले कारोबार धनबाद में चलता है, इसको लेकर धनबाद पहले से भी बदनाम रहा है। आपको पता होगा कि उसी को लेकर यहाँ गैंग ऑफ वासेपुर जैसी फिल्में भी बनती है कि किस तरीके से धनबाद में कोयले का अवैध उत्खनन होता है और उसके बाद उसका अवैध कारोबार होता है। और इस मामले में जब आज ईडी की सुबह से कार्रवाई चल रही है, तो निश्चित तौर पर एक दो ठिकाने नहीं है बल्कि दर्जनों ठिकाने पर यह कार्रवाई झारखंड में हो रही है, बंगाल में ये कार्रवाई हो रही है। तो निश्चित तौर पर गिरफ्त में लाने की कोशिश है। और ये जो दायरा है, ये काफी लंबा दायरा है। बीसीसीएल, ईसीसीएल के जो कोयला का खनन और उत्खनन और उसके बाद जो उसकी अवैध ढुलाई का जो मामला है, इस मामले में सीबीआई ने पहले भी इनको 10 वर्ष पहले इनके यहाँ छापेमारी की थी। और आज इस मामले में छापेमारी हुई है। कई दर्जन जो ईडी के अधिकारी हैं वो पुलिस वालों के साथ पहुंचे हैं और इन ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। हालांकि अभी तक कोई खुलकर जानकारी नहीं आई है कि क्या कुछ मिला है, लेकिन काफी संख्या में कहा जा रहा है कि बहुत सारे कागजात, फिर वो नगा जमा जो निवेश किए गए हैं उनके पेपर मिले हैं। तो ये तमाम तरह के कागजात मिले हैं और उसके बाद लगातार इन जगहों पर एक तरीके से सील कर दिया गया है चारों इलाकों को और उसके बाद वहां पर छापेमारी की जा रही है। और उसके बाद दोपहर के बाद ये खुलासा हो पाएगा कि क्या कुछ बरामदगी, नकदी की भी बरामदगी हुई है या फिर कुछ जेवरात भी बरामद हुए हैं। लेकिन फिलहाल कागजों की बरामदगी हुई है, इसकी सूचना मिल रही है। जी दिवाकर, जितने बड़े पैमाने पर ये कार्रवाई हुई है उससे एक बात तो साफ है कि जो कोयले के काले कारोबार में लोग संलिप्त हैं, ईडी का उन सभी पर शिकंजा है। ना केवल झारखंड बल्कि पश्चिम बंगाल तक भी ईडी छापेमारी कार्रवाई कर रही है। कौन कौन सी कड़ियां और भी इसमें जुड़ती हुई नजर आ रही है? कौन कौन से ऐसे ठिकाने हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो सफेद पोश होने के साथ साथ इस काले कारोबार में संलिप्त नजर आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ईडी की ये कार्रवाई आज झारखंड में पहली बार नहीं हो रही है। इसके पहले दर्जनों बार ईडी की कार्रवाई हो चुकी है और कई बड़े ठिकानों पर इससे पहले भी छापेमारी हुई और कई लोग गिरफ्त में हुए हैं। यहाँ तक कि जो कोयले के कारोबार में लगे हुए कई लोग हैं उन पर एनआईए ने भी दबिश पहले दी थी। तो ऐसा नहीं, ये गिरोह काफी लंबा गिरोह है और झारखंड में जो हम कह सकते हैं राजस्व चोरी का जो मामला है, ये काफी समय से चला आ रहा है और ईडी की लगातार इस पर नकेल लगाने की कोशिश है कि जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल सरकार में एनर्जी और सरकार को उसका फायदा होना चाहिए, देश को उसका फायदा होना चाहिए, उसको कुछ चंद लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसी जो टीम है, ऐसी जो एक तरीके से अवैध कारोबार का जो नेक्सस तैयार हो गया, उस नेक्सस को तोड़ने की कोशिश है और निश्चित तौर पर इसके बाद खुलासा होगा। आज जब ये कड़ियां निकलकर सामने आएगी और ईडी की तरफ से जब वक्तव्य आएगा तो साफ हो पाएगा कि इनका जो ये दोनों भाई जो आज जिनके ठिकानों पर दबिश दी गई है, उनका कितना लंबा नेटवर्क है और किस तरीके से राजनीतिक लोगों के साथ भी इनकी साठगांठ है। इन तमाम बिंदुओं पर खुलासा होगा। लेकिन फिलहाल ये लंबी कार्रवाई आज चल रही है और निश्चित तौर पर कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, बड़े खुलासे हो सकते हैं। कोलकाता से हमारे सहयोगी संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसेनजीत, बताइए कितने बड़े पैमाने पर ईडी छापेमारी कार्रवाई कर रही है? ना केवल झारखंड बल्कि पश्चिम बंगाल में भी एक साथ ये दबिश दी गई है और साफ तौर पर जिस तरह से एक वित्तीय नुकसान सरकार को उठाना पड़ा है उसको लेकर के शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, देखिए, पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम बर्धमान और कोलकाता में भी कई जगह पर ये पश्चिम बर्धमान जो जगह है, मतलब रानीगंज, आसनसोल, ये कोयला खदानों की जगह बताया जाता है। ये ईस्टर्न कोलफील्ड की जगह है, दिवाकर को पता है। और यहीं पे रानीगंज, यहीं पे बेसिकली जो ये अवैध तरीके से कोयला तस्करी की कारोबार है, ये कारोबार पिछले कई सालों से, कई दशकों से चलता रहा है और राजस्व का जो क्षति पहुंचाया जाता है, ये पहुंचाया जाता है। राजनीति की साठगांठ इसके साथ है और जो छोटे छोटे से लेकर बड़े पैमाने पर जो ट्रेडर्स है, ये ट्रेडर्स का काम यहाँ पे चलता रहता था। और वहाँ कोलकाता से हमारे ये को कंट्रोल हुआ, तो सॉल्ट लेक में भी कई ट्रेडर की ऑफिस में और घर में भी छापेमारी, करीब 18 जगह पे ऐसे बताया जा रहा है कि छापेमारी सिर्फ बंगाल में चलाया जा रहा है। तो ये सब कुछ मिला के अगर एक अंतिम जगह पर ईडी आज पहुंच सकते हैं या आने वाले कुछ दिनों में पहुंच सकता है, तो जैसे दिवाकर कह रहा था कि ये जो
टैक्सेशन की नुकसान है, इस टैक्सेशन की नुकसान के साथ राजनीति की जो साठगांठ है, ये सब आज खास तौर से ट्रेडर्स की घरों पे और ट्रेडर्स के ऑफिस पे, ट्रेडर्स के अलग अलग जगह पे ये छापेमारी का जो टारगेट है ये रखा गया है ईडी की तरफ से। और ये एक्चुअली वो नेटवर्क को ढूंढने की कोशिश है, जो नेटवर्क से ये जो तस्करी है, ये तस्करी को पूरे देश में फैला जा रहा था। और खास तौर से कौन सी वो मार्केट है जिस मार्केट में ये फैला जा रहा था, इसमें स्पॉन्ज आयरन की फैक्ट्री है, इसमें छोटे छोटे जो बाकी जगह है जहां पे ये बेचा जाता था कोयला को, उसी नेटवर्क को ढूंढने की कोशिश किया जा रहा है आज की इस छापेमारी में। बिल्कुल प्रसेनजीत, यानी कि ना केवल ये अवैध कोयला खनन से जुड़ा हुआ मामला है, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से हो रहा था, इसका परिवहन कैसे हो रहा था, इसका भंडारण किस तरह से किया जा रहा था, और इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन लोग संलिप्त हैं, निश्चित तौर पर इसी की तलाश की जा रही है इस छापेमारी कार्रवाई के दौरान। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम सिर्फ राजनीति की तरफ अभी तक ध्यान देते थे, लेकिन राजनीति सिर्फ इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये जो ट्रेडर्स है, जो बेसिकली जो यहाँ पे खदान से लेकर, जैसे हमारे यहाँ पे दिवाकर को पता होगा, पूरा देश को पता होना चाहिए कि रानीगंज में पंजाबी मोड़ बोल के एक जगह है, जहां पे जो वहां पे ये पंजाबी मोड़ में ट्रक का इधर उधर करना, या जो बड़े बड़े बाकी जो वहां पे लॉजिस्टिक्स है, उस लॉजिस्टिक्स का इधर उधर करना, ये कौन करता था, कैसे करता था। और यहाँ पे जो ये वेटेज का इधर उधर करना, वहां पे जो धर्म काटा जो कहते हैं, वो धर्म काटा को इधर उधर करना, और वहां पे जो जी मोल कहते हैं, या जहाँ के चूहा की खादान कहते हैं, जिसको ऐसे कई सारे ओपन खादान भी है, जिस खादान को गलत तरीका से खुदाई किया जाता है। तो ये सारे चीजें हैं जिसमें सिर्फ राजनीति के लोग नहीं होता है। और ये जो झारखंड से वहां से लेबर, ऐसे कई घटना घटती है कि लेबर का वहां पे मौत हो जाने के बाद उसका गिनती भी नहीं होता है, वहां पे उनका पहचान भी नहीं किया जाता है। ये सारे चीजें, और ये भी पता होना चाहिए कि वहां पे साइकिल की दोनों तरफ 50-50 केजी, राहुल गांधी का एक फोटो है, ये जो कोयला तस्करी का एक साइकिल लेके वो उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा काम कर लिया कि एक लेबर के साथ, बेसिकली वो तस्करी का कोयला लेके उन्होंने वो फोटो लिया था। तो दिवाकर को शायद पता होगा। तो ये जो ग्राउंड का नेटवर्क है, इस नेटवर्क को ईडी ने खंगाल के निकालने की कोशिश में है। और इस नेटवर्क को ये छोटे छोटे ट्रेडर, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो पूरा नेटवर्क है, कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, कहां कहां ये तार फैले हुए हैं, निश्चित तौर पर ईडी की जो ये कार्रवाई है उस पर विराम लगाती हुई नजर आएगी। और इस पूरे नेटवर्क को कहीं ना कहीं ध्वस्त करने का प्रयास, जिसमें ईडी ने न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि झारखंड में भी इस बड़ी कार्रवाई को आज अंजाम दिया है। हो सकता है संभवतः कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत और दिवाकर, आप दोनों का ही तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कथित ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी धन शोधन की जांच के तहत आज केरल में पूर्व विधायक पीवी अनवर और कुछ अन्य के परिसरों पर छापे मारे हैं। सूत्रों के अनुसार ये मामला 2015 में केरल वित्तीय निगम द्वारा कथित धोखाधड़ी से स्वीकृत ऋणों से संबंधित है, जिसके कारण 22.31 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सूत्रों ने बताया है कि ईडी धन शोधन का पता लगाने के लिए आय से अधिक संपत्ति, संदिग्ध बेनामी संपत्ति, रियल एस्टेट परियोजनाओं में धन के हेरफेर और अन्य बेहिसाब निवेशों की जांच कर रही है। 58 साल के अनवर ने केरल की सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि एलडीएफ के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नीलांबुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने जनवरी में विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था और तृणमूल कांग्रेस में वो शामिल हो गए थे। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। अब
छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। गुड गर्ल। आगे सैलरी अब नए झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के लिए रवाना हो गए हैं। ये ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन होगा। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री G20 एजेंडे पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला नेतृत्व, विकास और SDGs के क्रियान्वयन पर चर्चा केंद्रित होगी। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग में उपस्थित कुछ नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका की तरफ से आयोजित भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका यानी कि IBAC नेताओं की बैठक में भी भाग लेंगे। वो 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग की यात्रा पर रहेंगे और दक्षिण अफ्रीका की ये उनकी चौथी आधिकारिक यात्रा है। इससे पहले उन्होंने साल 2016 में दक्षिण अफ्रीका की द्विपक्षीय यात्रा की थी और उसके बाद साल 2018 और 2023 में वहां 2 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों में भी भाग लिया था। The summit will be important for India to ensure continuity of its priorities in the G20 after having hosted a very successful presidency in 2023. As you are aware, the G20 has emerged as a premium forum for international economic cooperation, as well as for discussing matters of global significance. The G20 provides an excellent opportunity for the leaders of these large economies and emerging economies, representing over 85% of global GDP and around 3/4 of the world population, to come together and discuss important issues impacting the world. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के लिए रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले अपने प्रस्थान वक्तव्य में उन्होंने कहा कि मैं 21 से 23 नवंबर 2025 तक दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की यात्रा पर जा रहा हूं। ये यात्रा मुझे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर 20वें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए है, जो दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में जोहान्सबर्ग में आयोजित हो रहा है। ये शिखर सम्मेलन खास है क्योंकि पहली बार G20 शिखर सम्मेलन अफ्रीका में हो रहा है। साल 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 का सदस्य बनाया गया था। ये सम्मेलन दुनिया के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का मौका देगा। इस साल के G20 की थीम एकजुटता, समानता और स्थिरता है, जिसके जरिए दक्षिण अफ्रीका ने भारत के नई दिल्ली और ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए पिछले सम्मेलनों की दिशा को आगे बढ़ाया है। मैं इस शिखर सम्मेलन में भारत की सोच और हमारे सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के अनुरूप अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करूंगा। मैं साझेदार देशों के नेताओं के साथ बातचीत करने और सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित छठे IBAC शिखर सम्मेलन में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। दौरे के दौरान मैं दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय समुदाय से मिलने के लिए भी उत्सुक हूं, जो भारत के बाहर सबसे बड़े भारतीय समुदायों में से एक है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के लिए रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी के पिछले G20 सम्मेलन में शामिल होने की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के व्यापार मंत्री ज़ुको गोडेलिम्पी ने कहा है कि मौजूदा बहुपक्षीय व्यवस्था कई ऐसी रुकावटों से घिरी हुई है जो देशों को बड़े और बदलावकारी कदम उठाने में मदद करने के बजाय उन्हें रोकती है। G20 की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्रेड, इंडस्ट्री और कंपटीशन के डिप्टी मिनिस्टर ज़ुको गोडेलिम्पी प्रिटोरिया में G20 रिमूविंग इंटरनेशनल ऑब्स्टिकल्स टू सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल पॉलिसी नामक रिपोर्ट के लॉन्च कार्यक्रम में बोल रहे थे। गोडेलिम्पी ने कहा कि G20 की यह रिपोर्ट टिकाऊ औद्योगिक नीति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाधाओं को हटाने में सामूहिक कदम उठाने की एक मजबूत नींव देती है, ताकि ऐसे विविध आर्थिक ढांचे तैयार किए जा सकें जो पर्यावरण की सीमाओं का सम्मान करते हों। और आइए आपको एक बार फिर लिए चलते हैं गुजरात के भुज, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन हो रहा है। माता की, भारत माता की। आज सीमा सुरक्षा बल के हीरक जयंती समारोह में मेरे साथ इस गौरवमयी समारोह में उपस्थित गुजरात के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्रीमान हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार में मंत्री, कच्छ के ही जनप्रतिनिधि श्री त्रिकमभाई चांगा, हमारे सांसद श्रीमान विनोद भाई, श्री सरदार जी ठाकुर, हमारे डॉक्टर नीमाबेन आचार्य, केशुभाई पटेल, अनुरुद्ध दवे, श्रीमती महेश्वरी जी, उपस्थित डीजी बीएसएफ श्री दलजीत चौधरी, बल के सभी पूर्व वरिष्ठ अधिकारीगण, देश भर की सीमाओं में फैले हुए बल के सभी मेरे सीमा प्रहरी और सीमा प्रहरियों के सभी परिवारजन और आज यहाँ उपस्थित भाइयों बहनों और बच्चों को मैं सीमा सुरक्षा बल की हीरक जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं।
मित्रों, आज बल का हीरक जयंती समारोह है। एक प्रकार से ये 6 दशक सीमा सुरक्षा बल ने न केवल देश की जनता, पूरे विश्व को ये मानने के लिए मजबूर किया है कि जब तक देश की सीमा पर बीएसएफ है, देश का दुश्मन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। और ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस वीरता, दक्षता और प्राणों की भी परवाह करे बगैर अपने प्राणों की आहुति देकर बल के जवानों ने अब तक इसका निर्वहन किया है, वो मेरे लिए, इस देश के गृह मंत्री के लिए बहुत बहुत गौरव की बात है, अभिमान की बात है। और मैं सभी बल के जवानों को कहना चाहता हूं, न केवल देश के प्रधानमंत्री, न केवल गृह मंत्री, समग्र देश की जनता आपकी वीरता को सैल्यूट करती है, आपकी दक्षता पर भरोसा करती है और आपकी प्राण के अंत तक देश की सुरक्षा करने की धगस से निश्चिंत होकर 12 महीना चैन की नींद सोती है। और ये किसी भी बल के लिए बहुत गर्व का विषय है। मित्रों, सीमा सुरक्षा बल के अब तक 2013 बहादुर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए दिया है। न केवल देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए, न जाने कितने यूएन के शांति मिशन और कितनी ही आपात स्थितियों में देश के अंदर भी, चाहे आतंकवाद का सामना करना हो, चाहे नक्सलवाद को समाप्त करने के लक्ष्य को सिद्ध करना हो, बीएसएफ के जवानों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमेशा कर्तव्य को प्रथम मानकर काम किया है। और आज इसलिए देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमा अटल, अड़िग और सुरक्षित है, इसका बड़ा यश हमारे बीएसएफ के वीर जवानों को जाता है। मित्रों, आज ये महोत्सव कच्छ की वीर भूमि पर आयोजित किया गया है और मेरे लिए विशेष आनंद का विषय है, क्योंकि मैं गुजरात से ही आया हूं, गुजरात से ही पला बढ़ा और यहीं से सार्वजनिक जीवन में मैंने शुरुआत की। ये कच्छ की वीर भूमि, अदम्य साहस के प्रतीक हमारे कच्छी लोग न जाने कितनी सदियों से विपरीत मौसम होने के बावजूद, विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद एक जुझारूपन के साथ इस क्षेत्र को न केवल संवारा है, विकास की कई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। 7वें दशक से अब तक जितने भी देश पर आक्रमण हुए, वो सभी आक्रमण का मजबूत सामना अगर किसी किया है तो मेरे कच्छ की जनता ने किया है। और देश साक्षी है, कई सारे युद्धों में सेना के साथ, बीएसएफ के साथ कदम से कदम मिलाकर कच्छ की जनता ने, न केवल जनता ने, यहाँ की वीरांगनाओं ने भी एयरपोर्ट रिपेयर कर हमारे देश को सुरक्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सहस्त्राब्दी का सबसे विकट भूकंप इस धरती ने झेला है। मैं दुनिया में देश में बहुत घूमता हूं, कई भूकंप हुए ऐसी जगहों पर भी गया हूं, मगर सब जगह 3 दशक, 4 दशक, 5 दशक के बाद भी भूकंप के अवशेष मिलते हैं। और मैं आज गर्व के साथ कहना मांगता हूं कि हमारे कच्छ की जनता और कच्छी भाइयों के परिश्रम के कारण कच्छ न केवल भूकंप से उभरा है, भूकंप पे पहले था, इसके 100 गुना अधिक
सुंदर और विकसित हुआ है। एक कच्चियों की जिजीविसा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मित्रों, आज महान स्वतंत्रता सेनानी हरे कृष्ण मेहताब जी, परमवीर चक्र जदुनाथ सिंह जी और भारत रत्न सीवी रमन जी की स्मृति दिन है, जन्मदिन भी है। तो ये सभी महानुभावों को मैं आज प्रणाम करना चाहता हूं। आज हमारे जवानों को साहस, शौर्य और पराक्रम करने के लिए एक पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, मरण उपरांत 8 प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर सर्विस और इसके साथ जनरल चौधरी ट्रॉफी, महाराणा प्रताप ट्रॉफी और अश्विनी कुमार ट्रॉफी भी प्रदान की गई। ये हमारे बल के जवानों के वीरता, शौर्य और साहस को एक्नॉलेज करने की एक प्रक्रिया है। आज यहाँ पर बल के हीरक जयंती समारोह की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया गया है और डाक टिकट सुवर्णमयी 60 वर्ष के कार्यकाल को सदियों तक देश की स्मृति में रखेगा। मित्रों, जब से बल की स्थापना हुई तब से 1965 1 दिसंबर से हमने देखा है कि धीरे 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 कर ये बल सभी ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सफल रहा है। हमारे सभी सीएपीएफ में एकमात्र बल ऐसा है बीएसएफ जो थल, नभ और जल तीनों क्षेत्रों में, तीनों सीमाओं में देश की सुरक्षा को समर्पित रहता है। हमारे देश की वायु सीमाएं हो, चाहे दुर्गम से दुर्गम भूमि सीमा हो और चाहे अनेक प्रकार की बाधाओं के बीच में जल सीमा हो, तीनों की सुरक्षा में बीएसएफ के जवान लगे रहते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि एक बल के जवान कश्मीर की ठंड में भी आपको 24 घंटा देश की सुरक्षा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहीं सुंदरवन में जबरदस्त तकलीफ दे जल सीमा का सुरक्षा करते हुए दिखाई पड़ते हैं और कहीं राजस्थान और कच्छ के रेगिस्तान में भी हमारी भूमि सीमा की सुरक्षा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये विविधताओं को और कुदरत की अनेक विषमताओं को आपने जिस बहादुरी से अपने आप में समाहित कर एक ही लक्ष्य भारत की सीमा की सुरक्षा करना, इसको प्राप्त किया है, इस सच अर्थ में काबिले तारीफ है। मित्रों, बीएसएफ आज 193 बटालियन और 2,76,000 से अधिक बल संख्या के साथ उपलब्ध है। आज पाकिस्तान से लगी 2289 किलोमीटर से अधिक और बांग्लादेश से लगी 4095 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा और निगरानी दोनों काम बीएसएफ कर रहा है। मित्रों, आज बल के हीरक जयंती समारोह के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि अगला 1 साल बीएसएफ और भारत सरकार दोनों, हमारा अगला 1 वर्ष बीएसएफ की अगले स्थापना समारोह तक का वर्ष बल के जवानों और बल के जवानों के परिजनों को, इनके कल्याण को समर्पित वर्ष रहेगा। इसमें बीएसएफ और भारत सरकार का गृह विभाग इसको अनेक योजनाओं के साथ समर्पित जवानों के परिवार की और स्वयं जवानों की हर प्रकार के कल्याण की चिंता करेगा। इसके साथ साथ एक और उद्देश्य भी गृह विभाग ने तय किया है कि बल का अगला वर्ष, अगले स्थापना दिन तक बल को आधुनिकीकरण के सभी आयामों में से युक्त कर 5 साल में बल को विश्व का सबसे
आधुनिक और सबसे पैनी आक्रमण क्षमता वाला हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगे, ये भी संकल्प गृह मंत्रालय ने लिया है। ये दोनों विषय में आने वाले दिनों में हम अनेक योजनाएं लेकर बाहर आने वाले हैं और मैं आज बीएसएफ के जवानों को और विशेषकर जिन्होंने अपने बेटे को, अपने पति को, अपने भाई को -46 डिग्री से 50 डिग्री तक के तापमान में देश की सुरक्षा के लिए भेजा है, वो सभी को, इनके परिजनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपके कल्याण के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मित्रों, अभी अभी पहलगांव में हमारे यात्रिकों पर कायराना हमला पाक प्रेरित आतंकवादी समूहों ने किया। हमारे यात्रिकों को निर्ममता से धर्म पूछकर मारा। देश के प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और जब ऑपरेशन सिंदूर कर हमने जवाब दिया, हमने तो सीमित ही जवाब दिया था, परंतु पाकिस्तान ने आतंकवादियों पर हमारे हमले को अपने पर का हमला मान दिया और जब पाकिस्तान की सेना हरकत में आई, बीएसएफ के जवानों ने उनको जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर। कुछ ही दिनों में बीएसएफ और सेना के पराक्रम के कारण पाकिस्तान ने एक तरफा संधि की घोषणा की और इसके कारण समग्र विश्व के अंदर ये निश्चित होगा कि भारत की सीमा और भारत के सुरक्षा बलों के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। मित्रों, जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तोयबा के 9 स्थानों पर स्थापित मुख्यालय, ट्रेनिंग कैंप और उनके लॉन्च पैड्स को समाप्त करने का काम हमारी सेना ने किया और इस ऑपरेशन का उद्देश्य आतंकवाद का खात्मा, हमारे नागरिकों की सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा था। और इस ऑपरेशन के दौरान सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज अहमद और हमारे सिपाही श्री दीपक जी शहीदी को प्राप्त किए और एक अद्वितीय वीरता का परिचय दिया है। मैं आज वो दोनों हमारे वीरों को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बीएसएफ की अनेक उपलब्धियां हैं और आज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सभी सुरक्षा बलों के साझे पराक्रम के कारण वो दिन दूर नहीं जब ये देश नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेगा। हमारा संकल्प है कि 31 मार्च 2026 इस देश को नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्त कर हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के विकास का रास्ता हम साफ कर देंगे, प्रशस्त करेंगे। और एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो सपना देखते थे हथियारी नक्सलवादी, तिरुपति टू पशुपति के रेड कॉरिडोर का, वो पूरा कॉरिडोर सुरक्षित भी होगा और विकास के लिए सुनिश्चित होकर बाकी के भारत की तरह विकास में आगे बढ़ेगा। उसमें बीएसएफ ने छत्तीसगढ़ में 127 माओवादियों का आत्मसमर्पण कराया है, 73 माओवादियों को गिरफ्तार किया है और 22 माओवादियों को बीएसएफ ने न्यूट्रलाइज भी किया है। बीएसएफ ने नारकोटिक्स की देश में घुसपैठ के खिलाफ भी ढेर सारे अभियान चलाए हैं और बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। 12,95,000 करोड़ रुपए का कीमत का नारकोटिक्स बीएसएफ ने जब्त किया है और 18,000 किलोग्राम, ये बहुत बड़ी उपलब्धता है। मगर आज बीएसएफ देश की सभी सीमाओं पर
घुसपैठ को रोकने में लगी। और घुसपैठ को रोकना केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। मगर दुर्भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं। और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। इस देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वो निर्णय केवल और केवल भारत का नागरिक कर सकता है। कोई घुसपैठिए को अधिकार नहीं है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणालिका को वो प्रदूषित करे और हमारे लोकतांत्रिक फैसले को प्रभावित करे। मित्रों, SIR देश को एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित करने का और निर्मल करने की प्रक्रिया है। मैं आज यहां से अपील करना चाहता हूं कि देश की जनता SIR की प्रक्रिया में जो चुनाव आयोग के द्वारा चल रही है उसका पूरा समर्थन करे। और मैं आगाह भी करना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों को जो घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। बिहार के चुनाव देश की जनता का मैंडेट है और वो मैंडेट घुसपैठियों की उपस्थिति के खिलाफ। जो दल घुसपैठियों को सुरक्षित करने के लिए, मतदाता सूची में सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको ज्ञात होना चाहिए कि देश की जनता कभी ऐसे इरादों का समर्थन नहीं करेगी। मित्रों, हमने विगत वर्षों में बॉर्डर फेंस का सुदृढ़ीकरण किया है और आने वाले दिनों में हम ट्रायल का फेज समाप्त कर चुके हैं। हम बॉर्डर सुरक्षा का भी एक नया कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं और मुझे BSF के जवानों को कहते हुए अत्यंत आनंद हो रहा है कि बॉर्डर सुरक्षा के कंसेप्ट को जमीन पर उतारने में BSF का बहुत बड़ा रोल है और इनिशिएटिव भी BSF ने ही लिया है। आने वाले 1 साल में हम इसको जमीन पर उतारने के लिए पूरे प्रयास करेंगे और 5 साल में देश की पूरी भू सीमा सुरक्षा के घेरे के अंदर होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, BSF के हमारे जवानों को अपनी बहादुरी, अपनी वीरता और अपने पराक्रम के लिए कई सारे मेडल्स मिले हैं। 1 महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 13 शौर्य चक्र, 234 वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, 58 सेना मेडल, 13 विशिष्ट सेवा मेडल और 1038 वीरता के लिए पुलिस पदक प्राप्त हुए। यही बताता है कि जहाँ तक समर्पण का सवाल है, जहाँ तक वीरता का सवाल है, अद्भुत साहस का सवाल है, BSF का जवान किसी से पीछे नहीं। देश की सीमा सुरक्षा, दरियाई सीमा को सुरक्षित करने के लिए देश की पहली नेशनल कोस्टल पुलिस एकेडमी की स्थापना हमने गुजरात के ही ओखा में की है और वो पूरा इसका काम BSF ही देख रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में BSF के जवान इसको देश की सभी मरीन पुलिस फोर्स को ट्रेन कर देश की मरीन सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने में फायदा मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ग्वालियर में ड्रोन स्कूल स्थापित किया है, ड्रोन फॉरेंसिक लैब भी स्थापित की है और इसके माध्यम से ड्रोन की समस्या से निजात पाने के लिए भी तकनीक का सपोर्ट लेकर किस प्रकार से देश को हम सुरक्षित कर सकते हैं, इसमें भी BSF का बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, सैनिकों के कल्याण के लिए
3 समस्याएं थी। स्वास्थ्य सेवाएं, हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो और ड्यूटी के ज़्यादा घंटे, ये तीनों के लिए हमने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। मगर बीएसएफ के लिए मैं आपके सामने फिर से एक बार इसकी पुनरोक्ति करना चाहता हूं कि अगला 1 साल बीएसएफ के आधुनिकीकरण को समर्पित होगा। अगला 1 साल बीएसएफ के जवान और बीएसएफ के जवानों को, परिजनों के कल्याण को समर्पित होगा। और मैं पूरे देश की ओर से आप सभी को इस उत्कृष्ट 60 साल के प्रदर्शन के लिए मनपूर्वक प्रणाम कर कर आपकी सेवाओं को एक्नॉलेज करना चाहता हूं। मित्रों, आप डटे हैं, इसलिए देश की जनता निश्चिंत होकर अपने घरों में सो रही है। आप डटे हैं, इसलिए हमारे वैज्ञानिक नई नई शोध कर रहे हैं। आप डटे हैं, इसीलिए हमारे मजदूर निश्चिंत होकर काम कर रहे हैं। आप डटे हैं, इसलिए हमारा किसान न केवल देश दुनिया के कई देशों का अन्न का भंडार भरने का काम कर रहे हैं। अनेक अनेक शुभकामनाओं समग्र बीएसएफ परिवारों को प्रणाम। भारत माता की जय। के भुज में गरिमामय समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीएसएफ के जवान हमारी सीमाओं पर डटे हुए हैं और इसी वजह से हम सब आराम की, चैन की नींद सो पा रहे हैं। उन्होंने वैज्ञानिकों का जिक्र किया, किसानों का जिक्र किया, युवाओं का जिक्र किया, क्योंकि बीएसएफ के जवान हमारी सीमा पर तैनात है और यही वजह है कि सभी अपने अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ गृह मंत्री ने अगले 1 साल की बात भी कही। उन्होंने जिक्र किया कि भारत सरकार के साथ मिलकर हम बीएसएफ के जवानों को अपग्रेड करेंगे, आधुनिक बनाएंगे और साथ साथ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने में बीएसएफ ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसीलिए गृह मंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि न केवल बीएसएफ के जवान बल्कि उनके परिवार के कल्याण के लिए भी भारत सरकार लगातार अगले 1 वर्ष में काम करेगी। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज तिरुमला स्थित भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजन अर्चन किया और प्रसाद भी ग्रहण किया। पुजारियों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंदिर में दाखिल हुई और ध्वज स्तंभ पर उन्होंने प्रार्थना की। इधर दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने हाल ही में लाल किले के पास कार में हुई आतंकी विस्फोट के बाद पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को कई एहतियाती और निवारक उपाय करने के निर्देश दिए हैं। LG सेक्रेटरीट की तरफ से पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव को अलग अलग लिखकर भेजे गए मैसेज में कई निर्देश दिए गए हैं। एक निश्चित सीमा से अधिक अमोनियम नाइट्रेट की खरीद बिक्री करने वाली संस्थाओं का डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखें, जिसमें खरीदारों और विक्रेताओं की तस्वीरों के अलावा अन्य प्रासंगिक विवरण भी शामिल हों। नागरिकों का ब्रेन वॉश करने के उद्देश्य से कट्टरपंथी सामग्री की वैज्ञानिक ट्रैकिंग के लिए मेटा, ट्विटर, एक्स सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रमुखों के साथ परामर्श अभ्यास आयोजित करें। संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मानवीय और तकनीकी खुफिया जानकारी को मजबूत किया जाना चाहिए।
एक केंद्रीय डेटा संग्रह बनाएं जिसमें अस्पतालों, खासकर निजी अस्पतालों द्वारा नियोजित डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के रिकॉर्ड, उनकी मेडिकल डिग्रियों के विवरण शामिल हों। वाहनों, खासकर सेकंड हैंड वाहनों की बिक्री और खरीद में लगे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म और फाइनेंसर्स के साथ परामर्श प्रक्रिया आयोजित की जानी चाहिए। स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में ऐसे वाहनों को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां वास्तविक मालिक पंजीकृत मालिक से अलग हों। ऑटो रिक्शा के मामले में ये समस्या सबसे गंभीर बताई जा रही है, जहां परमिट धारक वास्तविक मालिक से अलग होता है। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का गोवा में पणजी में शुभारंभ हो चुका है। महोत्सव के पहले दिन उद्घाटन फिल्म के तौर पर द ब्लू ट्रेल फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। ब्राजील के फिल्म निर्माता गैब्रियल मस्कारो द्वारा इस फिल्म को निर्देशित किया गया है। द ब्लू ट्रेल एक महिला की अंतिम इच्छा और अवज्ञा की एक दिलचस्प कहानी कहती है। ये फिल्म महोत्सव के लिए एक प्रेरणादायक शुरुआत रही। इस दौरान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू, फेस्टिवल निदेशक शेखर कपूर और प्रसिद्ध पद्म भूषण अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण भी मौजूद रहे। दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्यों के स्वादिष्ट व्यंजनों लोगों को खूब लुभा रहे हैं। यहाँ खानों के स्टॉल्स पर भी भीड़ पहुंच रही है। पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। और भी क्या कुछ है यहाँ पर खास, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। तो आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और खरीदारी करने के साथ लोग देश भर के अलग अलग राज्यों के व्यंजनों का लुत्फ भी उठा रहे हैं। यहाँ पर एक सादा पंजाब है जहाँ पर देश भर के व्यंजन देखने को मिल रहे हैं। क्या खास है इन व्यंजनों की, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग राणा जी। पंजाब खाने पीने के लिए और हमारे कल्चर प्रोग्राम्स के लिए बहुत मशहूर है। तो हमने पंजाब की जो ट्रेडिशनल डिशें हैं, अमृतसरी कुलचा है, मक्के की रोटी, साग है, अमृतसरी सोया चाँप है, लस्सी है, न्यूट्री कुलचा है। हमारे पास बहुत सी वैरायटी अमृतसरी नॉन वेज भी हमारे पास है, वेज काठी कबाब है हमारे पास। हमने एक फ्रेंडशिप फूड हमने रखा है जो सिड्डू है हमारे हिमाचल। तो हमने तकरीबन कुजीन्स को यहाँ पर इकट्ठा करके एक पंजाब के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट हमने दिया है और लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। यहाँ पर क्या पसंद किया जा रहा है? सबसे ज़्यादा हमारा ट्रेडिशनल मक्के की रोटी, साग, हमारा अमृतसरी कुलचा, लस्सी बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। सोया चाँप को बहुत, क्योंकि हमारे पास प्योर वेज, वो सोया चाँप वो नहीं है कि हम आटा मैदा की जो मिक्स हो गया, नहीं, हमारे प्योर वेज सोया चाँप है जो इस बार हम पहली बार उसे लेके आए। और दूसरा, लोगों को बहुत सी चीज़ें ऐसी पसंद आ रही हैं जो हम वैरायटी रखी हुई है। मटर कुलचा है, न्यूट्री कुलचा है, भरवा कुलचे हैं, जो लोगों को बड़े स्टफ कुलचे जो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। लोग ज़्यादातर यही खा रहे हैं। वेरियस व्यंजन मिल रहे हैं, कहाँ केरला का है, कहाँ उत्तर प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है, पंजाब का है, तो वैरायटी बहुत है। इस बार क्राउड काफ़ी कम है, विच इज़ अ गुड पॉइंट। बहुत सारी अच्छी चीज़ें, मक्की की रोटी, सरसों का साग है, राजस्थानी खाना भी मिल रहा है, वो भी हमने खाया था, अभी परसों आए थे 3-4 दिन पहले, वो भी बहुत अच्छा था। सभी चीज़ बहुत अच्छी है। वड़ा पाव है, मतलब बहुत टाइप का, और मैंने छोले भटूरे ट्राई किए, वो भी बहुत टेस्टी थे और फीसेबल भी है, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है फूड, तो सब बहुत टेस्टी है। अगर आप भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में घूमने आ रहे हैं तो इन लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाना ना भूलें। कैमरामैन राजकुमार और प्रवीण कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। जब भी